नमस्कार, मैं मयंक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। कल जीडी का नोटिफिकेशन आया है। आज उसी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत क्रिस्पी वे में और मेन इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूं। हालांकि आपको पता ही चल गया होगा कितनी वैकेंसी हैं और बहुत टाइम से जो रूमर्स चल रहा था 75,000 वैकेंसी आने वाली है, 75,000 वैकेंसी आ गई और न्यूज़पेपर ने तरह तरह के आर्टिकल इसके विषय में छापे थे। लेकिन जो एक्चुअलिटी है वो कल एसएससी ने क्लियर कर दी है। कितनी वैकेंसी है, क्या क्या क्राइटेरिया है, सारी चीज़ को हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे। और देखो, पहली चीज जैसे था कि 2023 की वैकेंसी है, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है 2024 की ये वैकेंसी है आपकी, ठीक है। और जो एग्जाम की डेट है वो आपकी दी है कि 24/11 मतलब 24 नवंबर से 31 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। पहली चीज मैं आपको पहली बात एक क्लियर कर दूं कि आप 31 दिसंबर का वेट बिल्कुल ना करें। उसका रीजन ये है कि क्या होता है कि लास्ट टाइम पे साइट बहुत बिजी रहती है और सर्वर डाउन हो जाता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। वो पहले ही आप फॉर्म फिल करके रख लें, जैसे ही डेट निकली है उसके 10-15 दिन के अंदर अपना फॉर्म फिल कर लें, ठीक है। उसको चेक कर लें अच्छे से, जो आपकी गलतियां हुई है या मिस्टेक हुई है। 2 बार इस बार एसएससी ने मौका दिया है कि आप 2 बार अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हो। वो चीज़ मैं डिस्कस करके आपको नीचे बताऊंगा कब कब दिया है। पहली चीज़ 24 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक आपको फॉर्म फिल करने की डेट दी है एसएससी ने, ठीक है। और दूसरी चीज है कि जो पेपर की डेट बताई है उन्होंने फरवरी से लेके आपकी मार्च में पेपर की डेट बताई है। जो 2024 आपका ईयर आने वाला है, फरवरी और मार्च में आपके पेपर बताए हैं। मैं आपको एक चीज और बताता हूं फरवरी और मार्च से, कि एक आपका एसएससी ने नोटिफिकेशन दिया था और उस नोटिफिकेशन में आपकी 2 चीजें बताई थी। एक दिल्ली पुलिस की एग्जाम डेट बताई थी, ठीक है जी, जो आपके पेपर चल रहे हैं। दूसरी डेट बताई थी आपकी जीडी की 2024 वाले की, उसकी 20 फरवरी से लेके आपकी 12 मार्च 2024 तक की पहले ही डेट डिक्लेयर कर रखी है। एसएससी ने पहले ही आपको दे रखा है 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 एंड 1st, 5th, 6th, 7th, 11th, 12th मार्च तक के आपके पेपर होंगे। ये आपके पेपर होने वाले हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। और इस नोटिफिकेशन में भी उन्होंने यही बताया है कि आपका फरवरी से मार्च तक के आपके पेपर होने हैं। देखो जी, होता क्या है, जीडी की हम बात करते हैं जनरल ड्यूटी, इसमें आपकी बीएसएफ रही, सीआईएसएफ रही, सीआरपीएफ रही, आईटीबीपी रही, एसएसबी रही, एसएसएफ रही, आपकी एआर रही, ये सारी पोस्ट आपकी होती हैं। अब होता क्या है, आपका एग्जाम कैसे होना है। पहली चीज आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन आपका एग्जाम होना है। उसके बाद क्या होगा, आपका पीएचटी होना है, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी होना है आपका। मतलब पहले आपकी दौड़ होगी, फिर आपकी हाइट, वेट, ये सारी चीजें होनी है। और देन उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। जिस दिन आपका मेडिकल होगा उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। आप मेडिकल के लिए जाओगे, मेडिकल के बाद जो मेडिकल में पास हो रहा है उनका डीएवी भी साथ साथ होता रहेगा, बाद में फिर मेरिट लग के आनी है आपकी, ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ है कि जैसा आपके 4 सब्जेक्ट रहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में से आपको एक चूज करना रहता था। इस बार क्या है कि इन्होंने रीजनल लैंग्वेज भी ऐड ऑन कर दी है कि आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है जो 13, उसमें भी आपका पेपर होगा। अगर इंग्लिश और हिंदी की जगह आप अपनी कोई भाषा आप चुनना चाहते हैं तो वो भी चुन के आप दे सकते हैं, उसमें आपका पेपर हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, जो गुजराती हैं, असम के हैं या अदर और स्टेट के बच्चे हैं, जो अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, वो प्रेफरेंस देके उसमें भर सकते हैं। उस लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा आपको, ठीक है। जो फिजिकल स्टैंडर्ड है मैंने बता ही दिया आपको कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर पीईटी होगा, एफिशिएंसी टेस्ट होना है, देन उसके बाद आपका मेडिकल होना है, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी दिन हो जाना, जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम आते हैं, देखो क्या होता है सीएपीएफ में। एक चीज ध्यान रखना, जो आपकी एसएसएफ की जो वैकेंसी होती है वो आपकी होती है ऑल इंडिया बेस। जो आपकी और आएंगी वो आएंगी वेरियस स्टेट और यूटी में। ध्यान से सुनना, जो ऑल ओवर इंडिया रहेगी वो एसएसएफ रहेगी, और यूटी और वेरियस स्टेट्स में जो रहेंगी, जो अदर वैकेंसी हैं वो सारी रहनी है, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद ये मैंने डेट आपको डिस्कस कर दी। अब आई मेन मुद्दे की बात। मेन मुद्दा क्या है जी, कि सैलरी कितनी रहने वाली है। आपका तो मेन मुद्दा यही रहता है कि सैलरी कितनी मिलेगी भाई। तो जो सैलरी का जो ग्रेड पे दिया है, एक तो आपका लेवल 3 का रहने वाला है, जिसमें 21,700 से लेके आपकी जो सैलरी रहेगी 69,000
100 ये आपकी रहनी है। दूसरी चीज़ें जो वैकेंसी हैं, वैकेंसी को हम देखते हैं तो इस बार जो वैकेंसी आई है आपकी वो रही आपकी 26,146। 26,146 आपकी वैकेंसी है। 26,146 आपकी वैकेंसी इस बार आई है। अच्छा, पिछली बार क्या था, एसएसएफ में आपकी कम वैकेंसी थी। इस बार इन्होंने ठीक ठाक वैकेंसी दी है, 296 296 वैकेंसी दी है। और इस बार जो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको दे रखी है, ये दे रखी है सीआईएसएफ में। इस बार ठीक ठाक वैकेंसी है। और आप इस चीज को मत देखें कि इस बार 26,146 वैकेंसी है, क्योंकि ये वैकेंसी अगली लाइन में लिखा है टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अभी निश्चित नहीं है, वैकेंसी और बढ़ सकती है। और निश्चित तौर पे हर बार ऐसा होता है लगभग कि निश्चित तौर पे वैकेंसी बढ़ती है। तो आप बेफिक्र होकर तैयारी करें। और आपको तो यार केवल एक पोस्ट के लिए तैयारी करनी है, आपको 26,000 पे फाइट नहीं करनी, आपको एक सीट के लिए फाइट करनी है। अब आ जाते हैं अगली लाइन पे। होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो पहली बात, आप इंडिया के नागरिक हो। जो भाई पाकिस्तान का बच्चा देख रहा है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता, उनके लिए एक बहुत बड़ी दुख की खबर है। इंडिया वाले हैं, इंडिया वाले ही ये भर सकते हैं। इंडियन नागरिक हो वो, इस वैकेंसी को भरने के लिए, जीडी में जाने के लिए इंडिया का नागरिक हो। दूसरी चीज है, जो आपका जो डोमिसाइल हो वो पहले से ही आप बनवा के रख लेना, जहां के आप नागरिक हो। डोमिसाइल पहले ही बनवा के रखना, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, और आपका आय। आय उनके लिए है जो ईडब्ल्यूएस का वो लेना चाहते हैं। जनरल कैटेगरी वाले ईडब्ल्यूएस को फिल करते हैं, जिनकी इनकम क्रीमी लेयर से कम होते हैं वो ईडब्ल्यूएस में क्लेम करते हैं। तो पहले से ही वो चीज़ें अपनी बनवा के रख लें। जो क्लोजिंग डेट है आपकी फॉर्म की, क्लोजिंग डेट से पहले वो बनवा के रख लें। ये आगे पॉइंट्स दे रखे हैं, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। जो एज है आपकी, एज आपकी 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। और वो कब कंसिडर होगी, वो आपकी 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024। अच्छा, अब क्या है कि वो 2 जनवरी 2001 से पहले का ना हो, मतलब 1 जनवरी 2001 का भी होगा तो भी वो इस फॉर्म में कंसिडर नहीं किया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। और 1 जनवरी 2024 से उस चीज को कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, जो और अदर कास्ट हैं उनको इस चीज का बेनिफिट मिलता है। एससी और एसटी के लिए 5 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलना है, ओबीसी के लिए 3 साल का मिलना है, और अदर के लिए भी ये डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया दे रखे हैं। एक बार आप इस चीज को देख लेना। अच्छा देखो, जो चीज मैंने आपको बताई थी, मैंने कहा था कि आप ना अपना जो भी है डोमिसाइल हुआ और जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो पहले से ही बनवा के अपना रख लेना। क्योंकि इन्होंने ये साफ साफ बोला है कि क्लोजिंग डेट से, मतलब जो आपकी फॉर्म भरने की आखिरी डेट है उससे पहले पहले आपका बन के आ जाना चाहिए। उसके बाद आप बनवाते हो वो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। साफ साफ तौर पे एसएससी ने बोल दिया है, उस चीज का बाद में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। क्रीमी लेयर वाला मैंने आपको बता ही दिया कि क्रीमी लेयर वाला भी आप पहले से ही बनवा कर रखें। और जो ओबीसी हैं, जो क्रीमी लेयर में नहीं आ रहे हैं, पहली बात ओबीसी वाले अपना जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं, वो बनवा कर रखें। अगर वो क्रीमी लेयर से बाहर जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि वे कंसिडर होंगे अपने जनरल में। मतलब जिनकी इनकम अच्छी है, क्रीमी लेयर से जो फॉल नहीं होते हैं, वो जनरल में ही आपके काउंट होने हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। इस एग्जाम को देने के लिए आपको बहुत भारी भरकम एक डिग्री चाहिए होती है, एक हायर क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, वो होती है आपकी 10th क्लास। आप 10th क्लास पास होने चाहिए। जो बच्चा 10th क्लास पास है वो इस फॉर्म को भर सकता है आराम से। अच्छा, इसमें जो एनसीसी के क्राइटेरियाज दे रखे हैं उनको एक डिफरेंट छूट मिलती है। जैसे कि आपने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट ले रखा है तो आपको 5% एक्स्ट्रा मार्क्स इंक्लूड हो जाएंगे। एनसीसी का आपने बी ले रखा है तो 3% हो जाएंगे आपके। एनसीसी का ए ले रखा है तो 2% मार्क्स आपके एड ऑन हो जाने हैं। जो भी नंबर आपके बन रहे हैं उसमें 5, 3 और 2 इस हिसाब से परसेंट नंबर ऐड हो जाने हैं। इस चीज का ध्यान रखें बच्चे। अगले पॉइंट की ओर आते हैं कि भाई जो मैंने आपको बताया था कि आप लास्ट तक इंतजार ना करें। एसएससी ने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि लास्ट डेट तक का आप इंतजार नहीं करें, क्योंकि वही चीज है कि लास्ट डेट पर आप जब सारे एक साथ आओगे तो साइड पे एक बहुत
तगड़ा ट्रैफिक एक साथ आएगा तो साइट क्रैश हो जाती है, साइट डाउन हो जाती है और उस टाइम साइट चलती नहीं है। फिर आप कहते हो कि एसएससी की साइट चल नहीं रही है, फॉर्म मेरा फिल नहीं हुआ। तो पहले से ये आप चीज़ करवा के रखें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं फीस पे। देखो फीस ओनली 100 रुपये आपको देनी है, 100 रुपये ही आपको फीस पे करनी है। एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप फॉर्म भर रहे हो और आपकी गलती हो जाती है और आप उस चीज़ को चेंज करते हो, जब आप पहली बार चेंज करोगे, अगर आपने कोई गलती भर दी और आप उसको ठीक करना चाहते हो, तो पहली बार तो आपके 200 रुपये लगने हैं। दूसरी बार आप दोबारा जो ट्राई करते हो, 2 बार ही मिलनी है आपको। पहली बार आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, दूसरी बार आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। ये साफ साफ कमीशन ने लिखा है कि पहली बार अगर आप कर रहे हो चेंज, कुछ भी आपने जो भरा है उसको चेंज कर रहे हो, तो 200 रुपये आप दोगे। फिर दोबारा आपको लग रहा है कि ये मैंने गलत भर दिया, दोबारा आपने फॉर्म देखा, आपको दोबारा गलती मिली, तो आपको फिर से 500 रुपये देने पड़ेंगे एसएससी कमीशन को। ठीक है जी। और जो भी आप 200 और 500 रुपये कमीशन को दे रहे हो, तो वो आपके रिफंडेबल नहीं होने, वो फीस वो रख लेंगे। तो सोच समझ के पहली बार में ही सोच समझ के पहली बार में ही फॉर्म फिल कर दें। ये नौबत ना आए कि आप 2-2 बार करेक्शन के लिए उस पर जाएं। ठीक है, एक बार आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद आप चाह रहे हैं कि मॉडिफिकेशन हो जाए, तो कमीशन भी कहता है सॉरी अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो आप जो फॉर्म भरें अच्छे से सोच समझ के भरें, अच्छे से एक एक चीज़ की जानकारी को बार बार देखें, कहीं मैंने कुछ चीज़ गलत तो नहीं भर दी है, कहीं कुछ चीज़ फ़ोन नंबर, मेल आईडी, अपने परसेंटेज या जो भी डिटेल मांगी है वो आपने कहीं गलत तो नहीं भर दी। 2 से 3 बार क्रॉस चेक कर लें उसके। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे साइबर कैफ़े पे जाते हैं और साइबर कैफ़े वाले को कह देते हैं ये मेरी डिटेल है और आप फिल कर दो, और साइबर कैफ़े वाला क्या होता है, जल्दी जल्दी में आपकी फॉर्म सारी फिल कर देता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग रह जाती है या गलत भर देता है। आप भी जल्दी जल्दी में उस पर विश्वास करके कहते हो ओके। कहीं भी आप भरवा रहे हो, साइबर कैफे पे भरवा रहे हो, खुद भर रहे हो, दोस्त से भरवा रहे हो, एक एक डिटेल को आप बहुत अच्छे से 3 बार क्रॉस चेक करें। 3 बार क्रॉस चेक करने के बाद आपको लग रहा है सारी चीज ठीक है, देन तब आप आगे बढ़ें। ठीक है, अब आते हैं नीचे कि भाई क्या क्या आपको इसमें रहने वाले हैं सब्जेक्ट। आपके जो सब्जेक्ट है, पहला है आपका रीजनिंग का, दूसरा आपका जीएस का, तीसरा आपका मैथ्स का, और चौथा आपका इंग्लिश या हिंदी। अब क्या होता है, सारे क्वेश्चन आपके 20-20 नंबर के आने हैं, 20-20 क्वेश्चन आने हैं, 20-20-20-20, ठीक है, 20-20 आने हैं, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है आपका, मतलब 40-40-40-40-40 के हो जाने हैं। आपको जो टाइम मिलेगा वो आपको टाइम मिलेगा ओनली 90 मिनट्स, मतलब 1 घंटा आपको टाइम मिलने वाला है, और 160 नंबर का आपका पेपर होगा, और आपके 80 क्वेश्चन होने हैं। ठीक है जी, 80 क्वेश्चन 160 नंबर की 1 घंटे में आपको करने होंगे। अब आ जाते हैं अगली इंफॉर्मेशन पे। देखो मैंने ये बताया था लैंग्वेज के बारे में। एक चीज है जो मुझे लग रही है शायद कमीशन से गलती हुई है, टाइपिंग मिस्टेक होगी। इन्होंने जो निगेटिव मार्किंग दी है इस बार 0.25 दी है, और जो पिछली बार जब फॉर्म आया था तो उस टाइम क्या थी, आपकी 0.5 निगेटिव मार्किंग दे रखी थी। हो सकता है ये चीज़ को आगे सुधार करें, अगर नहीं कर रहे तो अभी तो नोटिफिकेशन में 0.25 ही निगेटिव मार्किंग का इन्होंने प्रावधान रख रखा है। अब इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट्स पे। ये सारे आपके सब्जेक्ट वाइज दे रखे हैं, जीएस में क्या पूछेंगे, रीजनिंग में क्या पूछेंगे, मैथ्स में क्या पूछेंगे, हिंदी और इंग्लिश में क्या पूछेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका सेकंड फेज आने वाला है, पीएचटी एंड पीईटी के बारे में। ठीक है, पीएचटी और पीईटी क्या है। अब आ जाते हैं हम पीईटी पे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। 5 किलोमीटर की जो रेस है वो आपको 24 मिनट में मारनी है पुरुष को, मेल को। जो फीमेल के लिए है 1.6 किलोमीटर की रेस है 8.5 मिनट में, जो मतलब लद्दाख को छोड़ के अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं। और जो लद्दाख के हैं उनके लिए क्या है, 1.6 किलोमीटर की रेस मारनी है लड़कों को 7 मिनट में, और 800 मीटर की जो रेस है वो आपको 5 मिनट में कंप्लीट करनी है, और लड़कियों के लिए है। ध्यान से देखना, जो ओनली लद्दाख रीजन के हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीईटी की, पीएचटी की। पीएचडी की जब हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड आपके क्या होने चाहिए, उस चीज का आपको पता होना चाहिए। जो मेल है उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर, जो मेल है उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं हो। इससे कम होगी बाहर है। पहले से ही अभी अपनी तैयारी करने से पहले देख लें आपकी हाइट कितनी है। ठीक है, 170 प्लस ही हो तभी आप तैयारी पे जोड़ दें, इसकी जीडी की तैयारी पे। जो फीमेल है उनकी 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और जो एसटी में है उनके लिए 162.5 पुरुष के लिए, और 150 दे रखा है फीमेल के लिए। और जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, नॉर्थ ईस्ट के लिए पुरुष के लिए 157.0 मतलब 157,
और फीमेल के लिए 147.5 हो आपकी सेंटीमीटर में होनी चाहिए हाइट। ठीक है, वेट ये सब आपका आइडियल होना चाहिए। मेडिकल में आप पूरे फिट हो, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। मेडिकल में आप कहीं भी अनफिट हुए तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर आपका रनिंग होगा, फिर आपकी हाइट वेट होनी है। जिस दिन आपका मेडिकल होने हैं उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी दिन आपका होना है। इस चीज़ का बच्चे ध्यान रखेंगे। अब क्या है कि जो कट ऑफ मार्क है वो क्या है कि आपके मिनिमम 30% आप स्कोर कर रहे हो। जनरल वाले, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 25% और अदर कैटेगरी वाले 20%। ये सब कहने की बातें हैं क्योंकि कट ऑफ इससे कहीं ज़्यादा जाती है। 65-70 जब तक आप करके नहीं आओगे तब तक आप शायद कहीं डिजर्व ही नहीं करोगे। तो ये खाली मिनिमम दे रखा है कि मिनिमम इतना होना चाहिए, लेकिन बच्चे मेहनत आज की तारीख में इतनी कर रहे हैं कि इसकी जस्ट डबल से भी ऊपर ही कट ऑफ जाती है आपकी जनरल की। और एनसीसी ए वालों को 2% का इसमें मार्क्स का बेनिफिट मिल जाता है। अब देखो क्या है, जो आप भर रहे हो, जो आपने फॉर्म भरा, तो एक चीज ध्यान रखना, जो आपका डोमिसाइल होगा और जहां के आप नागरिक हो, मतलब जिस स्टेट के आप नागरिक हो, जैसे आप हो उत्तर प्रदेश के, बिहार के, राजस्थान के, और डोमिसाइल में आपका राजस्थान लिखा है, यूपी लिखा है, बिहार लिखा है, तो उसी स्टेट की जो मेरिट की लिस्ट है उसमें आप काउंट होगे। मैं सपोज करता हूं कि मैं यूपी से हूं, मैंने फॉर्म भरा है, ठीक है, जो मेरिट बनेगी मेरी वो उत्तर प्रदेश की मेरिट के हिसाब से ही बनेगी। देन उस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस में मुझे उसी हिसाब से ही मिलना है। ऐसा नहीं है कि मेरे को पूरे में काउंट करके फिर हमारी निकालेंगे, ऐसा नहीं है। जिस स्टेट के हो उस स्टेट के बंदे की उस स्टेट में ही फॉल होगी मेरिट लिस्ट, उसमें कितनी वैकेंसी आई है उस हिसाब से उसकी मेरिट लिस्ट बन के आएगी। ठीक बच्चे, समझ में आई ये बात? यही इन्होंने डिस्कस यहां पर किया है। अब क्या है, जितनी वैकेंसी है उसका 8 गुना आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये साफ साफ शब्दों में कमीशन ने मेंशन किया है कि 8 टाइम्स आपके जो वैकेंसी है उसके 8 गुना बच्चों को यहाँ फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि फिजिकल में बहुत बच्चे छड़ जाते हैं। उसके बाद 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, उसमें जो फिजिकल पास करेंगे फिर उनका मेडिकल और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर दोबारा से मेरिट लगेगी, फिर पता चलेगा मेरिट कितनी की, किस किस बच्चे का नंबर आ रहा है। और एक चीज है कि पोस्ट प्रेफरेंस बड़े हिसाब से भरे। इन्होंने बीएसएफ को ए दे रखा है, सीआईएसएफ को बी दे रखा है, सीआरपीएफ को सी दे रखा है, एसएसबी को डी दे रखा है, आईटीबीपी को ई दे रखा है, असम राइफल को एआर को एफ दे रखा है, एसएसएफ को इन्होंने एच दे रखा है। ये सारे इन्होंने अल्फाबेट में कैटेगराइज कर रखी हैं, कौन सी आप भरना चाहते हो उसमें ए बी सी डी ई एफ एच, ये सारी चीजें आपको भरनी है, कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस आपको देनी है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, जैसे बहुत सारी डिफरेंट शिफ्ट में आपका पेपर होना है, तो किसी शिफ्ट में आपका हल्का आ गया, किसी शिफ्ट में किसी का भारी आ गया, तो लास्ट में क्या होगा, जब इतनी सारी शिफ्ट होती है तो एसएससी ने किया क्या है कि नॉर्मलाइजेशन का रूल लगाने लगी है। हर पेपर में, कोई भी पेपर हो एसएससी का, वो नॉर्मलाइजेशन जरूर करती है। तो वही लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। और एक चीज और है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि डोमिसाइल, जैसे आपने फॉर्म भरा, आप दिल्ली रह रहे हो, आपने जो अस्थायी पता लिखा है जहां आप रह रहे हो वो लिख दिया दिल्ली का, और आपने जो स्थायी पता लिखा है डोमिसाइल आपने लिख दिया कि मैं बिहार से हूं, तो ठीक है, तो वो जो आपकी कट ऑफ जो बनेगी, जो आपको काउंट किया जाएगा वैकेंसी में, वो बिहार के अंतर्गत कितनी वैकेंसी आ रही है उसमें आपको काउंट किया जाएगा, ना कि जो आपने दिल्ली का भरा है उसमें आपको काउंट किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। जब आप भरोगे स्थायी पता, आपने भरा बिहार का, तो बिहार में जितनी वैकेंसी आ रही है आप उसमें फॉल करोगे, ना कि आप दिल्ली या कहीं और रह के वहाँ से फॉर्म भर के अस्थायी पता भर रहे हो, वो कंसिडर नहीं करेगी एसएससी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बच्चे। और ये मैंने बहुत क्रिस्पी वे में ये आपको पूरा बता दिया है। ध्यान से इस वीडियो को देखना और अपना फॉर्म फिल करना और कोई भी गलती मत करना। और जो इसमें पोस्ट हैं, जो इसमें एसएसबी हो गई, आपका सीएसएफ हो गई, असम राइफल्स हो गई, एसएसएफ हो गई, इन सब के बारे में मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगा कि इनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी क्या होती है, वर्किंग स्टाइल क्या होता है। ये सारी चीज़ मैं आने वाली वीडियो में आपको बताता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं फिर, नमस्कार।